नमस्कार साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के संदर्भ में, वह प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। यह जो सेट है बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा जो हुई थी 26 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 2 में, उसी का आज प्रश्न पत्र देखने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। चलिए, समय को व्यर्थ न करते हुए अब हम लोग पढ़ने का प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम प्रश्न है, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। इसका सही आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH से। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक उच्च कोटि का क्षार है जिसका उपयोग लुगदी और कागज, वस्त्र, पेयजल, साबुन तथा डिटर्जेंट के निर्माण में तथा नालियों की सफाई के लिए किया जाता है। तथा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का उपयोग उर्वरक उद्योग में, कृत्रिम तंतुओं, बैटरी बनाने में, औषधियों के निर्माण में, लौह एवं स्टील, प्लास्टिक एवं अन्य रासायनिक उद्योगों में, धातु कर्म उद्योगों में, विस्फोटक पदार्थों के निर्माण आदि में किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित यमनोत्तर में कौन सा भारत का मानक यमनोत्तर है। इसका सही आंसर होगा 82 डिग्री 30 मिनट यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व। भारत का मानक यमुनोत्तर 82.5 डिग्री पूर्व है, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। यह संपूर्ण भारत के लिए मानक समय है। इसे भारत के विभिन्न प्रदेशों में देशांतरीय अंतर के कारण समय की भिन्नता को समायोजित करने की समस्या समाप्त हो जाती है। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालक्रम बताइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह जो हुआ था 1931 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी 1942 में, साइमन कमीशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, साइमन कमीशन रिपोर्ट यानी कि 1930 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। लूसी ब्रॉन्ज एक अंग्रेजी फुटबॉलर है जो इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी और इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए राइट बैक के रूप में खेलती है। पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या पूंजीगत बाह्य प्रवाह नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशी कंपनियों के अंश पत्र को खरीदना, यानी कि विदेशों से ऋण प्राप्ति, ऋणों का भुगतान, विदेशों में परिसंपत्तियों का खरीदना पूंजीगत बाह्य प्रवाह है, लेकिन विदेशी कंपनियों के अंश पत्र को खरीदना पूंजीगत बाह्य प्रवाह नहीं है। छठा नंबर गणित का प्रश्न है कि ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6825 11 से विभाजित है। तो इसको बनाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि जो भी ऑड प्लेस पे है उसको ऐड कीजिए और जो भी इवन प्लेस पे है उसको ऐड कीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए और सब्ट्रैक्ट करने के बाद यदि 0 या 11 के मल्टीपल आता है तो 11 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर वही किया गया है। यहाँ पर 6 को 5 से ऐड किया गया, 2 से ऐड किया गया है और ए को 5 से ऐड किया, यानी कि 6 + 2 = हो गया 8 और a + 5 = यानी कि 3, a को मान 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा a = 3। निम्नलिखित में कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाखादत्त है। विशाखादत्त संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध नाटककार एवं कवि थे। विशाखादत्त गुप्त काल की विभूति थे। विशाखादत्त की 2 अन्य रचनाओं देवी चंद्रगुप्तम तथा रघवानंदम नाटक का भी उल्लेख मिलता है। कालिदास 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अश्वघोष बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे। कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन थे। बुद्ध चरितम इनकी प्रसिद्ध
रचना है। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित विषुवत रेखा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। 9 नंबर प्रश्न है, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा पटियाली में। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। पटियाली भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कासगंज जिले में स्थित है। अमीर खुसरो दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया के एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक सिंह थे। इन्हें उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है: किरान उस सादेन, मिफ्ताह उल फुतूह, खज़ाइन उल फुतूह, आशिका तुगलकनामा आदि। बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है गुरुग्राम। जिस समय ये एग्ज़ाम हुआ था वो उस समय के लिए करेंट अफेयर माना जा रहा है। बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस गुरुग्राम शहर में स्थापित किया गया है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की इकाई है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचालित होती है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव को कान से सुनाई पड़ती है। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक वाट प्रति वर्ग मीटर है। 12 नंबर प्रश्न है, अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्मजीव किस ताप पर वृद्धि करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के लिए तापमान सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस है। अम्लों के प्रति जीवाणु अति संवेदनशील होते हैं। अम्ल की उपस्थिति में वे उबलते पानी वाले तापमान में भी नष्ट हो जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, संसद की गणपूर्ति निश्चित है? इसका सही आंसर होगा सदन के सदस्य का 10वां भाग। सदन में किसी बैठक को शुरू करने के लिए निश्चित सदस्यों की संख्या को गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। भारत में गणपूर्ति की संख्या 10% या 1/10 भाग रखी गई है। भारतीय लोकसभा में गणपूर्ति 55 सदस्यों से और राज्यसभा में 25 सदस्यों से हो जाती है। किसी भी सदन का सदस्य तभी पीठासीन होता है जब सदन की गणपूर्ति हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीठ मुद्रा गुजरात, यानी कि काली मुद्रा महाराष्ट्र सही है। लेटराइट मुद्रा तमिलनाडु ये भी सही है। पीठ मुद्रा गुजरात ये गलत है। जलोढ़ मुद्रा उत्तर प्रदेश ये सही है। यानी पीठ या जैविक मुद्रा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। इन मिट्टियों में वनस्पति की अच्छी वृद्धि होती है। दलदली क्षेत्र में अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमा हो जाने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रकार यह मिट्टी काली, भारी और अम्लीय होती है। बिहार का उत्तरी भाग, उत्तराखंड का दक्षिणी भाग, बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु में ये मुद्राएं अधिकांशतः पाई जाती है। ये मुद्राएं हल्की तथा कम उर्वरकों का उपभोग करने वाली फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है। तराई क्षेत्र में इस मिट्टी में गन्ने की भी कृषि की जाती है। अब जो है 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली यमोत्तर का मध्य समय होता है जो स्थानीय समय की असुविधा के कारण संपूर्ण देश के लिए लागू माना जाता है। भारत में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ 30 गलत 30 नहीं लिखा हुआ, यानी 82.5 कर दिया है। पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, जिसके समय को मानक समय कहा जाता है। भारत का मानक समय जीएमटी से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। अर्थात भारतीय मानक समय रेखा तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है।
किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। किम्बरले दुनिया की सबसे बड़ी हीरों की खान है, जिसे बिग हॉल के नाम से जाना जाता है, तथा किम्बरले पठार उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। हीरो के प्रमुख उत्पादक रूस 31%, बोत्सवाना, कांगो, कनाडा। भारत के संदर्भ में हीरा उत्पादक एवं भंडारण दोनों में मध्य प्रदेश राज्य अग्रणी है। भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है धर्मनिरपेक्षता का। भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिषी हो जाता है, वह धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामलों से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव न करे। उसके बाद आ जाता है 18 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था तथा अंतिम लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड मैनिंग ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त पहला वायसरॉय भी था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल था। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व के सबसे व्यस्तम नहर है? इसका सही आंसर हो जाएगा कील नहर। कील नहर विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। यह नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। यह नहर खासकर यूरोप के व्यापार के क्षेत्र से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पनामा नहर मध्य अमेरिका के पनामा में स्थित है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है तथा बेलग्रेड नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में ईरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। उसके बाद आपका यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न में जो है ये रीजनिंग का प्रश्न है कि दिए गए श्रृंखला अगला पद क्या होगा? तो C3F6I9L12 यानी कि C को 3 बढ़ते हैं, CF6 यानी कि 3 बढ़ता जा रहा है, तो L में 3 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? O आ जाएगा, और 12 में 3 जोड़िए तो 15 यानी कि O 15, तो ए ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद है तोस्कार वेटलैंड आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। दिसंबर 2020 में भारत ने लद्दाख को तोस्कार आर्द्रभूमि क्षेत्र का 42वें रामसर स्थल के रूप में सम्मिलित किया है। तोस्कार घाटी एक अत्यधिक ऊंचाई वाले आर्द्रभूमि क्षेत्र है जहां 2 प्रमुख जल प्रपात है। चांगथांग क्षेत्र के दक्षिण में लगभग 438 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत मीठे पानी की झील स्टारपुत्सो और उत्तर में 1800 हेक्टेयर में विस्तृत खारे पानी की झील तोसोकार खुद स्थित है। तोसोकार का अर्थ है सफ़ेद नमक। इस क्षेत्र में मौजूदा अत्याधुनिक खारे पानी की वाष्पीकरण के कारण सफ़ेद नमक की पापड़ी पाई जाती है। वह स्थान भारत में काले गर्दन वाले सारस पक्षी का एक महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्र है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धन आवेशित कणों से युक्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फा किरण। अल्फा किरण धन आवेशित युग्म से युक्त है। अल्फा किरणों की अन्य गुणधर्म को एक बार देख लेते हैं। अल्फा किरणें हीलियम परमाणु के नाभिक से बनी होती है। अल्फा किरणों का दरमियान प्रोटॉन के दरमियान का 4 गुना होता है। इन किरणों पर 2 इकाइयों का धन आवेश होता है। ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित हो जाती है। इन किरणों की भेदन क्षमता बहुत कम होती है। ये किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। 23 नंबर प्रश्न है, विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश के हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमाइका। विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट जमाइका देश के हैं। ये 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। वे 100 मीटर, 200 मीटर और 4 गुना
100 मीटर रिले दौड़ के विश्व रिकॉर्डधारी है। महिलाओं का गोले शॉट पुट का वजन होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 केजी। महिलाओं के गोले शॉट पुट का वजन 4 केजी होता है तथा पुरुषों के गोले शॉट पुट का वजन 7.26 केजी होता है, जिसको 160 पाउंड होता है। सतत विकास का विश्व शिखर सम्मेलन 2002 का कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सतत विकास का विश्व शिखर सम्मेलन 2002 26 अगस्त से 4 सितंबर तक जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसे रियो डी जनेरियो में पहले शिखर सम्मेलन के 10 वर्ष बाद सतत विकास संगठनों पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था, इसीलिए इसे औपचारिक रूप से रियो+10 उपनाम भी दिया जाता है। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? इसका सही आंसर होगा औपचारिक संबंध। औपचारिक संबंध प्राथमिक समूह का लक्षण है। प्राथमिक समूह की अवधारणा का जिक्र सर्वप्रथम C.H. कूली ने आगामी पुस्तक समूहों से हमारा तात्पर्य उन समूहों से है जिसमें सदस्यों के बीच आमने सामने घनिष्ठ संबंध होते हैं, साथ ही पारस्परिक सहयोग इसकी अनिवार्य विशेषता होती है। प्राथमिक समूह के प्रमुख लक्षण हैं। किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूह का बहुत बड़ा लक्षण शारीरिक समीपता को माना है। एक से अधिक व्यक्ति, स्वतः विकसित समूह, लघु आकार, संबंधों की अवधि, सुनिश्चितता, सजातीय आत्मीय आदि। 27 नंबर प्रश्न है, लोचपूर्ण मांग स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगमन घट जाएगा। लोचदार मांग का अर्थ है कि जिस अनुपात में किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में वस्तु की मांग में वृद्धि परिवर्तित होती है। अर्थात लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा तथा कीमत मूल्य में कमी होने पर कुल आगम बढ़ जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि यदि एक भिन्न को इसे ही गुना करे तथा इसके गुणनफल को इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए तो परिणाम 512/27 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न का मान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मूल भिन्न का मान निकालने के लिए x/y के करेंगे, जिसमें x/y को मल्टीप्लाई कीजिए x/y से और नीचे होल को डिवाइड कीजिए y/x से, जो दिया हुआ है 512/217। इसको ऊपर हो गया x क्यू, नीचे हो गया y क्यू। 512 जानते हैं कि 8 का क्यू होता है और 3 जो 27 जो होता है 3 का, यानी कि x/y = 8/3। 29 नंबर प्रश्न है, निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? इसका सही आंसर होगा मूल्यह्रास। सकल निवेश वह निवेश होता है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं पर लगे मूल्यह्रास को सम्मिलित किया जाता है। सकल निवेश तथा निवल निवेश के बीच बुनियादी अंतर मूल्यह्रास का विचार है। अर्थात निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से मूल्यह्रास को घटाया जाता है। निवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। संदर्भ समूह है, यानी कि संदर्भ समूह की अवधारणा को हर्बर्ट हाइमेन ने 1942 में अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में प्रतिपादित किया था। संदर्भ समूह वह समूह है जिसके आधार पर हर व्यक्ति के लिए अपनी उपलब्धियां, व्यवहार, भूमिका, आकांक्षाओं आदि का मूल्यांकन करना संभव होता है। संदर्भ समूह की व्यक्ति को बताना है कि उसका काम गलत है अथवा नहीं।
26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? इसका सही आंसर हो जाएगा औपचारिक संबंध। औपचारिक संबंध प्राथमिक समूह का लक्षण है। प्राथमिक समूह की अवधारणा का जिक्र सर्वप्रथम C.H. कूली ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1809 में किया। कूली के अनुसार प्राथमिक समूह से हमारा तात्पर्य उन समूहों से है जिसमें सदस्यों के बीच आमने सामने घनिष्ठ संबंध होते हैं, साथ ही पारस्परिक सहयोग इसकी अनिवार्य विशिष्टता होती है। प्राथमिक समूह के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूह का बहुत बड़ा लक्षण शारीरिक समीपन को मानता है। एक से अधिक व्यक्ति, स्वतः विकसित समूह, लघु आकार, संबंधों की अवधि, सुनिश्चितता, सजातीयता, आत्मनिर्भरता आदि। लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगाम घट जाएगा। लोचदार मांग का अर्थ है कि जिस अनुपात में किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है, उसी अनुपात में वस्तु की मांग में भी वृद्धि परिवर्तन होता है। अर्थात लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा तथा कीमत में कमी होने पर कुल आगम बढ़ जाएगा। तो 28 नंबर है यहाँ पे कि यदि एक भिन्न को इसे ही गुना करें तथा इसके गुणनफल को इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए तो परिणाम 512/27 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न का मान क्या है? चौंतीस नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? इसका सही आंसर है 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा विधानमंडल में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या विधानमंडल के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 73वां संविधान संशोधन की बात करें तो यह पंचायती राज से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद में 21 क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 51A में संशोधन करके 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 साल तक की आयु के बच्चों को माता पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। 35 नंबर है, पाश्चुरीकरण की प्रणाली के तहत किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो इसका सही आंसर है 65 डिग्री सेल्सियस। पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भोज्य पदार्थ को निश्चित ताप पर निर्धारित समय के लिए गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, जिससे इसमें मौजूद सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को कम समय के लिए 30 मिनट उच्च तापमान 63 से 65 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, जिससे दूध में मौजूद जीवाणु मर जाते हैं। यदि इस प्रक्रिया में दूध को 15 सेकंड तक उबाला जाता है तब तापमान 72 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। पाश्चुरीकृत दूध से किसी प्रकार के संक्रमण का खतरा नहीं रहता है। भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी स्वतंत्र व्यापार और भंडार क्षेत्र। कृषि निर्यात क्षेत्र में भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित किया योजना थी। कृषि निर्यात योजना का उद्देश्य किसानों को विदेशी बाजारों में निर्यात अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाना। भारत की बात करें तो कृषि में वैश्विक महाशक्ति बनना तथा किसानों की आय बढ़ने के लिए उपयुक्त नीतिगत माध्यमों के जरिए भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता का दोहन कराना है। खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी परितंत्र में प्रतिपादित होने वाली विभिन्न आहार श्रृंखलाओं के आपस में संबंध होने से बने जाल को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल पौधों से आरंभ होते हैं
और मांसाहारी पर समाप्त हो जाता है, अर्थात खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पैटर्न को खाद्य जाल कहा जाता है। 38 नंबर प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई है। यह भी करंट अफेयर से जुड़ा प्रश्न है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में सुंदरबन में पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई है। 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो ये 66वां फिल्म फेयर अवार्ड से जुड़ा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म थापर फिल्म क्रिटिकस इवे ओलेरू, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इरफान खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिकस अमिताभ बच्चन और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत। 40 नंबर प्रश्न है कि किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर में। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। 41 में आ जाते हैं, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। इसका सही आंसर है सर्वव्यापी महामारी। जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो उसे महामारी कहते हैं, जैसे प्लेग, हैजा, चेचक आदि। किंतु यदि यह विभिन्न देशों और महाद्वीपों में भी फैल जाए तो उसे सर्वव्यापी महामारी कहते हैं, जैसे कोविड-19। 42 में देखते हैं कि भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, इनमें से किसका स्थान लेगा? इसका सही आंसर होगा GSAT-12। CMS-01 एक संचार उपग्रह है जिसकी परिकल्पना विस्तार सी बैंड आवृत्ति स्पेक्ट्रम में सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। इसके कवरेज क्षेत्र में भारतीय मुख्य भूमि के साथ अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह शामिल होंगे। यह उपग्रह GSAT-12 का स्थान लेगा, इसकी सेवाएं को बढ़ाएगा। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV-C50 के माध्यम से CMS-01 नामक एक संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। अब 43 नंबर प्रश्न देखिए, ये मिलाने वाला प्रश्न है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली, राइबोसोम हो जाएगा झिल्ली विहीन और लाइसोसोम हो जाएगा एकल झिल्ली। 44 में देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन 1904 में शुरू किया गया एक समानांतर पत्र था। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साप्ताहिक हिंदी नवजीवन तथा हरिजन सेवक नामक समाचार पत्रों का संपादन भी किया। वर्ष 1921 में गांधी जी ने साप्ताहिक अखबार नवजीवन का प्रकाशन शुरू किया था। न्यू इंडिया एक दैनिक समाचार पत्र 1914 में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किया गया था। इस अखबार के संपादक विपिन चंद्र पाल थे। 45 में की बात करें तो हल्दी घाटी चिल्ली हाट रेलवे लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो यह भी करेंट का प्रश्न है, जिस समय में यह प्रश्न पत्र आया था एग्जामों में। तो ये बांग्लादेश से रिलेटेड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हो जाता है। हल्दीबारी चिल्ली हाट रेल लिंक भारत को बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। हल्दीबारी चिल्ली हाट मार्ग बांग्लादेश से असम और पश्चिम बंगाल की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने की अपेक्षा है। 46 में बात करें तो हायाबुसा 2 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाक्सा। जाक्सा या जापान की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। अब इसको देखते हैं। हायाबुसा 2 अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा संचालित एक क्षुद्रग्रह नमूना वापसी मिशन है। इसे 3 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था और 27 जून 2018 को निकट पृथ्वी क्षुद्रग्रह 162173 रियुगु के साथ मिलाया गया था।
हायाबुसा 2 रिमोट सेंसिंग, सैंपलिंग और 4 छोटे रोवर्स के लिए कई विज्ञान पोलैंड साथ लेकर गया था, जो एकत्र किए गए नमूनों के पर्यावरण और भूवैज्ञानिक संदर्भ को सूचित करने के लिए क्षुद्र ग्रह की जांच करेगा। 47 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो इसमें देखिए, इसको देखते हैं कि क्या कौन संख्या सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर ही 1.9 का अगर जो हम करते हैं तो 3.61 हो जाता है, इसका स्क्वायर करने पे 3.9 तो देख ही रहे हैं, दो रूट 3 को अगर मल्टीप्लाई करते 3.46 हो जाता है। अर्थात सबसे बड़ी संख्या जो है 69 को डिवाइड किए 19 से तो 3.63 यानी कि सबसे बड़ी होगा ऑप्शन डी। दिल्ली सुल्तान ने दीवाने अमीर कोही नामक नए विभाग की स्थापना किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम उलगू खां था। राजमुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। संभवतः मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। बर्नी, सरहिंदी, निजामुद्दीन, बदायूनी एवं फरिश्ता जैसे इतिहासकारों के द्वारा सुल्तान को अधर्मी घोषित किया गया है। वही 49 नंबर की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अब तो हो चुका है ये, इसका आयोजन कतर में किया गया था। क्या होता है जब किसी वाहितमल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? तो घुली ऑक्सीजन गिरना, मतलब ऑक्सीजन जो होता है गिर जाता है। जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है तो उसमें घुली ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है। 51 की बात करें तो संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परीक्षक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम मेटाबाइसल्फेट। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग परीक्षक के रूप में किया जाता है। सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग एंटीऑक्सीडेंट क्षमता के कारण सूखे फल, ब्रेड और जैम के लिए संरक्षक के रूप में भी किया जाता है। 52 की बात करें तो जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड अनेक मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है। इसका आधारभूत सूत्र C6H10O5N होता है। ये जल में अघुलनशील होते हैं। यह मुख्यतः पौधों में पाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर यह जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है। इस प्रकार ये ऊर्जा उत्पादन के लिए संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं। मांड स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन आदि पॉलीसेकेराइड के प्रमुख उदाहरण हैं। वही 53 नंबर की बात करें तो निम्न से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 5 जन्म से भारत का नागरिक होने का प्रावधान की बात करता है। वही अनुच्छेद 6 की बात करें तो पाकिस्तान से आव्रजन यानी माइग्रेट करके आने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान है। 7 में हो गया कि भारत से पाकिस्तान का माइग्रेट जो होता है करने वाले व्यक्ति की नागरिकता का प्रावधान है। 8 में बात करें तो भारत में जन्मा हो परंतु विदेशों में रहता हो उसे संबंधित नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 9 की बात करें तो विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक नहीं रहने से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 10 की बात करें तो नागरिकता के अधिकार की निरंतरता से संबंधित प्रावधान है। वही अनुच्छेद 11 लास्ट बात करें तो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने से संबंधित प्रावधान है।
54 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। कैल्शियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, परंतु कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, फ्लोराइड, सिलिकेट आदि यौगिकों के रूप में प्रकृति में विस्तृत रूप में पाया जाता है। कैल्शियम के यौगिक पृथ्वी की परत में 3.5% मात्रा में उपस्थित है। कैल्शियम हड्डियों, अंडे के छिलकों एवं शाक मोलस्का समुदाय का प्राणी का मुख्य अवयव है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है। कैल्शियम ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। यह अम्लों से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है तथा क्षारों के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। 55 नंबर प्रश्न है, आयरिश सागर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के पश्चिम में। आयरिश सागर ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। आयरिश सागर आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के द्वीपों को अलग करता है। इसका दक्षिणी छोर सेंट जॉर्ज चैनल के माध्यम से साल्टिक सागर से जुड़ा है। इसका उत्तरी छोर उत्तरी चैनल के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। 56 नंबर प्रश्न है, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी से। रानी रामपाल भारत की एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। वे भारतीय हॉकी की रानी कहलाती है। 2020-2010 विश्व कप में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम की वे सबसे कम उम्र की यानी कि 15 वर्ष की खिलाड़ी थी। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है विभा। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बारीक बात। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक बारीक बात को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। इस कहानी को रामस्वरूप किसान के द्वारा लिखा गया है। वर्ष 2021 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। प्रकाश सिन्हा को उसके नाटक सम्राट अशोक के लिए प्रदान किया गया। वर्ष 2021 में अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए प्रदान किया गया। अब आते 58 की बात करते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। दिल्ली की कूत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने ही कराया था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया। 59 की बात करें तो वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये करेंट का प्रश्न है, अब तो हालांकि चेंज हो चुका है। एक चीज़ बता, हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें सिर्फ जीएस पोर्शन जो स्टैटिक है उसी को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। करंट के लिए जो है हम एक अलग से मैगजीन को लेकर आएंगे, यानी कि ये वीडियो और करंट वाला आप देख लेते हैं तो आपको कंप्लीट जीएस प्लस आने वाले करंट अफेयर का प्रश्न का श्रृंखला एक साथ हो जाएगा। तो अब से हम करंट वाले को स्किप कर दिया करेंगे। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता लगाना कहलाता है, तो इसको बोलते हैं स्पूमिंग कहलाता है। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता लगाना स्पूमिंग कहलाता है। और फिर आ गया करंट का प्रश्न कि 2021 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाला कौन है? तो इसमें पी अनीता था। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड। कोशिका झिल्ली प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चरों और एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जीवित एवं अर्धप्राज्य होती है। चूँकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं, अर्थात इसको चयनात्मक प्राज्ञ झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक मात्रा में ग्लाइकोलिपिड होता है।
ग्लाइकोलिपिड का कार्य कोशिका झिल्ली की स्थिरता को बनाए रखना होता है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखना में मदद करता है, साथ ही यह कोशिका को नियंत्रित सहारा प्रदान करती है। निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा राव फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने 1871 में की थी। महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने उनके कार्य किए थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। इसका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह को विरोध और विधवा विवाह का समर्थन करना रहा। इसकी पुस्तक गुलामगिरी है। तो 63 का आंसर हो जाएगा ज्योतिबा राव फुले, यानी कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा राव फुले ने 1871 में इसकी स्थापना की। महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें तो गुलामगिरी है। अब यहाँ पे है 64 में सही मिलान करना है। विली विली हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हो जाएगा। हरिकेन की बात करें तो यूएसए और टाइफून चीन से संबंधित है। 65 नंबर प्रश्न है, बोर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की एक डैश सोच विकसित करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सतही। बोर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की सतही सोच को विकसित करना है। किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2021 से 2030। यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग 2021 से 2030 को घोषित किया गया। वही बात करें संयुक्त राष्ट्र कार्यवाही दशक 2016 से 2025, नेल्सन मंडेला शांति दशक तथा संयुक्त राष्ट्र का परिवार खेती दशक 2019 से 2028, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 2030, सतत विकास हेतु जल कार्यवाही के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक 18 से 28। जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है। सही आंसर है भारत जापान। जीमैक्स भारत तथा जापान का संयुक्त नौसेना अभ्यास है। भारत तथा सिंगापुर के बीच संयुक्त नौसैन्य अभ्यास सिम्बेक्स होता है। और 68 की बात करें तो डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक फिल्टर के रूप में काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदक के रूप में कार्य करता है। यकृत के अन्य कार्य निम्नलिखित है, जैसे यकृत कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजन का निर्माण एवं संचय करता है। यकृत भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग वसा में परिवर्तित कर देता है। यकृत प्रोटीन उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। शरीर के अवयव में प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप अन्य वस्तुओं के साथ साथ जल, CO2 और अन्य नाइट्रोजन पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि उत्पन्न होते हैं। अमोनिया एक विषैला पदार्थ है जिसे यकृत यूरिया में परिवर्तित कर देता है। इसके अतिरिक्त यकृत प्रोटीन की अधिकांश मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। 69 का बात करें तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस हो गया और 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 21 जून की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। 70 की बात करें तो व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा में। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता GATT यानी कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर 148 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करना था। गैट के द्वारा यह कार्य WTO की स्थापना 1995 तक किया गया है।
यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रभावित कराई जाए तो स्प्रिंग डैश होगी, इसका सही हो जाएगा संकुचित हो जाता है। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाए तो स्प्रिंग संकुचित होती है। यदि दो समानांतर संवाहकों में से प्रत्येक संवाहक समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। गणित का प्रश्न आ गया कि यदि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ए को एक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाता है तो ए और बी को जोड़ने वाले चित्र का क्षेत्रफल, तो 2 यानी कि एक आयत बन जाएगा, 2 वर्ग को जोड़ रहे हैं तो इसका L गुना बी करते हैं तो लेंथ हो गया 4 और चौड़ाई की बात करते हैं तो हो गया 2 यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 73 नंबर प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के इनाम राशि है, इसका सही आंसर हो जाएगा 25 लाख। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला और पुरुष टीमों के हॉकी में दमदार प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम जो अभी हाल ही में बदल कर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसकी इनाम राशि 25 लाख रुपए है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में कुल 12 लोगों को दिया गया, जिसमें बात करें तो गोल्ड बॉय नीरज चोपड़ा यानी एथलेटिक्स से, रवि कुमार रेसलिंग से, लवलिन बोरगोहन बॉक्सिंग से, अवनी लेखारा पैराशूटिंग, सुनील छेत्री फुटबॉल, मनप्रीत सिंह हॉकी, मिताली राज क्रिकेट, PR श्रीजेश हॉकी, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, मनीष नरावल पैराशूटिंग, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन में। और 74 की बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताराबाई के पास था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के पास था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को कराया। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1665 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक कराया। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। 75 की बात करें तो पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मेजबान देश कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन भारत में सितंबर 2016 में हुआ था। 76 नंबर की बात करें तो निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन के हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जो केमिकल फार्मूला होता है उसको CaCO3 के रूप में जानते हैं। प्रकृति में चूने के पत्थर, संगमरमर, खड़ियाँ आदि के रूप में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ या डोलामाइट के रूप में भी पाया जाता है। यह एक उजाला ठोस पदार्थ है, जल में घुलनशील होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग दंतमंजन पाउडर तथा पेस्ट बनाने में किया जाता है या दीवारों पर सफ़ेदी करने के काम आता है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में भी होता है। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। दंडकारण्य पठार पूर्वी भारत का भौगोलिक क्षेत्र है। करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस इलाके के पश्चिम में अबू झमार पहाड़ियाँ तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। दंडकारण्य पठार में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल है। 78 की बात करें तो भारत इजरायली कारमिल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमिल क्या है, तो यह एक राइफल है। इजरायली कारमिल तथा अरद राइफलों का उत्पादन भारत द्वारा किया जाएगा। कारमिल तथा अरद आधुनिक लड़ाइयों के लिए एक बहुउद्देशीय मॉड्यूलर असॉल्ट राइफलें हैं। इजरायल की मदद से मध्य प्रदेश में इनके उत्पादन की घोषणा सरकार 2020 में की गई। 79 की बात करें द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3
किनके चयनित भाषणों का संकलन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द रिपब्लिक एथियन वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर नामक 2 पुस्तक का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति पद के तीसरे वर्ष के दौरान उनके भाषणों का संग्रह है। 80 की बात करें तो विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा सेलवास। विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में सेलवास के नाम से जाना जाता है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान निम्नलिखित है: लानोज वेनेजुला, सवाना पूर्वी अफ्रीका, केनिया, तंजानिया, वेनेजुला, कोलंबिया, ब्राज़ील है। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे ब्राज़ील है। स्टेपी की बात करें तो यूरेशिया यूक्रेन। कंपोज की बात करें तो ब्राज़ील। पूछताछ की बात करें तो हंगरी में। 81 नंबर प्रश्न है, यदि किसी अपवर्ती प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1/4। यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान 1/4 हो जाएगा। और 82 की बात करें तो मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। सही कथन का पहचान करना है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे मौसम की मौसमी दशाओं का औसत है। तो किसी स्थान का मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन की दिशा और प्रवाह, वायुदाब, वर्षा आदि के तत्कालिक प्रवाह को कहते हैं, जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्ष के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। अर्थात मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु अपेक्षाकृत लंबे मौसम की मौसमी दशाओं का औसत है। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं समाजीकरण। समाजीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जैविकीय प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है तथा वह सामाजिक प्राणी बनता है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समाज और संस्कृति के बीच रहकर विभिन्न साधनों के माध्यम से सामाजिक गुणों को सीखता है, अर्थात सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से अम्लीय होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। अम्ल वर्षा में अम्ल 2 प्रकार से आते हैं, SO2 और NO2 से प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियों, बसों, स्वचालित वाहनों के जलाने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाता है। वही 85 की बात करें तो डेविस कप संबंधित है। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। हॉफमैन कप लॉन टेनिस से, थॉमस कप बैडमिंटन, वॉकर कप गोल्फ से, आगा खा कप हॉकी से, डुरंड कप फुटबॉल, रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। 86 नंबर प्रश्न है, जिगर शब्द संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिलियार्ड्स। जिगर बिलियार्ड्स, आयरन गोल्फ से, केले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट लॉन टेनिस से, बिशॉप शतरंज से, चाइना मैन क्रिकेट से, मैलेट हो जाएगा पोलो से, लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम ब्रिज से, गैम्बिट हो जाएगा शतरंज से, कैनन होगा बिलियार्ड से और डबल फॉल्ट हो गया टेनिस से। सितारों के टिमटिमाने का कारण है, इसका सही आंसर हो जाएगा सितारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबता आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तीसरी आपत्ति होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। सूर्योदय के समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद
तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें दिखाई देता है। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक मार्टिन लूथर थे। प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की एक शाखा है। इसका उदय 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन के फलस्वरूप हुआ। यह धर्म रोमन कैथोलिक धर्म का घोर विरोधी है। इसकी प्रमुख मान्यता यह है कि धर्मशास्त्र के उद्घाटित समय का असली स्रोत है, न कि परंपराएं आदि। 90 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा, यानी कि राज्य विधानसभा तत्संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का गठन एवं अनुमूलन से संबंधित प्रावधान है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान परिषद सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा का 1/3 तथा न्यूनतम 40 निर्धारित की गई है। विधान परिषद एक सतत सदन है, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है जो विघटित नहीं होता है। अनुच्छेद 172(2) विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद की सदस्यता हेतु 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसके साथ ही भारत का नागरिक होना आवश्यक है। किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग H = 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 3.15 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। अब मिलान करना है कि ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के अनुसार, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हो जाएगा अनुच्छेद 50, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ग्राम पंचायत का गठन 40, समान नागरिक संहिता 44, कृषि और पशुपालन 48, कार्यपालिका और न्यायपालिका का हो जाएगा 50। 93 की बात करें तो चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं, वे फर्म विक्रेता होते हैं। चक्राकार प्रवाह आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं, वे फर्म विक्रेता होते हैं। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। वही 2022 की बात करें तो इंडोनेशिया, 23 में भारत और 24 में ब्राज़ील। कौन से चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया? इसका सही आंसर हो जाएगा फाहियान। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। इन्होंने बौद्ध ग्रंथों की प्रामाणिक प्राप्तियों की तलाश में भारत की यात्रा की थी। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में भारत आया। उसने बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी पवित्र स्थलों का भ्रमण किया और उपमहाद्वीपों के पूर्व तथा पश्चिम से लगे इलाकों की यात्रा की। 97 की बात करें तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व, यानी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अनुमानित है कि 3.8 से 4 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। जीवन की उत्पत्ति का सर्वमान्य मत अलेक्जेंडर ओपेरियन ने दिया। इसके अनुसार जीवन की उत्पत्ति जल में विभिन्न पदार्थों के रासायनिक संयोग से हुई थी। रासायनिक संयोग कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक का होता था। थर्ड लास्ट हमारा प्रश्न है, प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह की सफाई करने में प्रयोग में लिया जाता है, इसका सही आंसर होगा सोडियम मेटासिलिकेट। सोडियम मेटासिलिकेट Na2SiO3 का उपयोग डिटर्जेंट, सिलिका जेल, कार्डबोर्ड, कागज़, टेक्सटाइल तथा वुड प्रोसेसिंग उद्योगों में व्यापक रूप से किया जाता है तथा उपकरणों की सतह की सफाई करने में भी प्रयोग होता है। 99 नंबर प्रश्न है, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सोलानाइन।
हरा आलू में सोलानाइन नामक जहरीला पदार्थ पाया जाता है। सोलानाइन एक ग्लाइकोफ्लाइडर जहर है जो नाइट्रेसेड परिवार की प्रायोजित जीनस सोलमन के भीतर पाया जाता है, जिसे आलू, टमाटर, बैंगन या पत्तियों, फलों और कंदों सहित पौधे के किसी भी हिस्से में स्वाभाविक रूप से हो सकता है। कंप्यूटर का एक प्रश्न है 100 नंबर, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा टेराबाइट। चलिए एक करके देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कंप्यूटर के दृष्टिकोण से। बीट का होगा 01, निबल बोलते हैं 4 बिट को, बाइट बोलते हैं 8 बिट को, किलो बाइट बोलते हैं 1024 बाइट को, मेगाबाइट बोलते हैं 1024 किलो बाइट को, गीगाबाइट बोलते हैं 1024 मेगाबाइट को, टेराबाइट बोलते हैं 1024 गीगाबाइट को, और पेटाबाइट बोलते हैं 1024 टेराबाइट को। अर्थात टेराबाइट जो है स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन के अनुसार। तो ये रहा आज का प्रीवियस ईयर का सेट 4, और सेट 5 भी हम जल्द लाने का प्रयास करेंगे। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी पढ़ने वाले व्यक्ति है जितने भी ग्रुप में हो सके तो शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए बनाने का प्रेरणा मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद, एक बार आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट दे रहे हैं।